सो है गाइस, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो पेपर 4 का चैप्टर नंबर 1 है। और पूरा कंप्लीट कर देगी इस वीडियो में। कुछ कुछ तो बातें मैंने हाईलाइट कर रखी है। मेन मेन पॉइंट्स ही देखिए, क्योंकि इसमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स देखने हैं। तो क्या क्या पड़ेगी इस पहली यूनिट में? इस पूरे चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में 2 यूनिट है। तो पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या होती है, स्कोप क्या है, माइक्रो मैक्रो, और नेचर क्या होता है इकोनॉमिक्स का, और 3 बेसिक प्रॉब्लम जो होती है उसके बारे में पढ़ेगी। तो बेसिक चीज़ें मैंने जो है वो पहले से ही हाईलाइट कर दी है। तो जो इकोनॉमिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड से, इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका नाम जिसका जो था ओकी कोनामा ओइकोनामा ओक- ओइकोमिया ओइकोमिया इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका नाम था ओइकोमिया, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है हाउस होल्ड। तो 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी बुलाया जाता था। ठीक है। जो इकोनॉमिक्स की जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, जिनका नाम है एडम स्मिथ, उन्होंने सबसे पहली बुक लिखी थी इकोनॉमिक्स के बारे में। सबसे पहली बुक नहीं पता ये कि एक्चुअली सबसे पहली बुक थी या नहीं थी, लेकिन उसे कंसीडर किया जाता था फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। तो उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर। 1776 में लिखी गई थी बुक्स, और इसे एब्रीविएट किया जाता है इस बुक को द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ठीक है, ये बेसिक है कि इकोनॉमिक्स का ये हिस्ट्री एक तरह से इकोनॉमिक्स की। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? अब इस पैराग्राफ में बता रखे कि एक केस स्टडी ये दे रखी है कि हमारे पास बर्थडे है हमारा, 1000 रुपये हमारी मदर ने हमें गिफ्ट किया है। और हमारे पास ये 4 ऑप्शंस है कि या तो हम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा सकते हैं और सारी मनी वहाँ ख़त्म कर दे, और या फिर हम अपने लिए एक ड्रेस ले सकते हैं, या फिर हम मूवी और रेस्टोरेंट जा सकते हैं, और या फिर हम अपने लिए एक बुक खरीदे और सेव द रेस्ट। ये 4 हमारे पास ऑप्शन है। तो ये क्या दिखाते हैं कि जो ह्यूमन, ये दो बेसिक फंडामेंटल फैक्ट्स को दर्शाते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास 1000 रुपये ही है, और लेकिन हम करना ये सारी चीज़ें चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स की वांट्स है वो अनलिमिटेड है। ये 4 के अलावा भी बहुत सारे यूज हो सकते थे इन 1000 रुपये के। ठीक है। और जो मीन्स टू सेटिस्फाई दीज वांट्स है वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, रेयर रिसोर्सेज है। ठीक है ना। वो रेयर रिसोर्सेज है। तो बस ये यही दिखाया गया है इस केस स्टडी के माध्यम से। उसके बाद इकोनॉमिक्स जो होता है वो क्या होता है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन याद रखी है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू satisfy द competing अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द सोसाइटी। ठीक है। The available resources may be effectively used when they are allocated at the highest। बल्कि ये जो स्केर्ड रिसोर्सेज है, इन्हें हमें ऐसे यूज़ करना है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगी, और हमारी अनलिमिटेड वांट्स जो है उसको भी शांत कर दें। अनलिमिटेड वांट्स को तो वैसे शांत किया नहीं जा सकता, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ है इसका, उसमें यूटिलाइज हो ये। तो ठीक है। तो नैरो फोकस अगर हम बात करें कि अगर अब जब इकोनॉमिक्स नैरो फोकस में बात करती है और कि रिलेटिव रिसोर्सेज को यूज़ करे टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, उस डोमेन को कहते हैं इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं उसे। ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्लीट पिक्चर नहीं है, वो वो कंप्लीट पिक्चर नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद ये बता रखा है कि कुछ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमिक, बल्कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बता रखा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का।
सो जो नेशन के रिसोर्सेज अगर उनको एलोकेट कर, जो इकोनॉमिक्स का था है, उसके उसका यही यूज़ नहीं है, सिर्फ एक ही यूज़ नहीं है कि नेशन के रिसोर्सेज को एलोकेट करे फॉर वेरियस यूजेस। इट ऑल्सो डील विद द प्रोसेस बाय विच प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज इंक्रीज। मतलब कि एक तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। और ये फ्लक्चुएशन रेट, मतलब कि जितना भी एज इकोनॉमी एज अ होल पे होता है ना, वो सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स पे है। ठीक है। द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स असिस्ट इन चूजिंग द बेस्ट। जो टूल्स ऑफ कुछ टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज करने में अमंग द डिफरेंट अल्टरनेटिव अवेलेबल। ठीक है। However, it is necessary to remember that the most economic problems are the complex nature and are affected by several forces। जो बहुत ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है वो कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है और सेवरल फोर्सेस से अफेक्ट होती है। ठीक है। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बता रखिए। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, वैसे आपको मैं बता दूं, आगे भी हम पढ़ेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो यहाँ पर एक स्टडी दे रखी है कि वो बॉस कह रहा है कि एम्प्लॉय से एक तरह से वो राय ले रहा है कि हमें नए सॉफ्टवेयर ड्रिंक के बिजनेस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो उनके एम्प्लॉय रिप्लाई दे रही है कि उसमें पहले से कंडीशन वो बहुत सारा कंपटीशन है और ये बहुत मेजर डिसीजन होगा। तो इस तरह से बता रखा है कि जो डिसीजन मेकिंग है, द सक्सेस एंड द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस डिपेंड ऑन द साउंड डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर किसी का पार्ट है वैसे तो, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए या इकोनॉमी को चलाने के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द डिसीजन मेकिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स टू अटेन द डिजायर्ड एंड। कि डिजायर्ड एंड को करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएटिव अल्टरनेटिव चूज करना, इसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं। बहुत सारे अल्टरनेटिव में से कोई एक अल्टरनेटिव चूज करना टू रीच टू अटेन डिजायर्ड एंड, उसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है इट इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग फीसेबल अल्टरनेटिव, रैशनल जजमेंट यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर अल्टरनेटिव। ये जैसे ये प्लानिंग, जैसे हमने बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th में प्लानिंग पढ़ा था, उससे रिलेटेड है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव को पहले चूज़ करते हैं, उसमें से सिलेक्ट करते हैं एक। उसके बाद द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस यूनिट जनरली नीड टू बी स्ट्रेटेजिक, टैक्टिक और ऑपरेशनल डिसीजंस लेने ज़रूरी होते हैं बिजनेस की मैनेजमेंट के लिए। और ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं उसके। ठीक है। डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि मैनेजमेंट को प्रॉपर मैथोलॉजी और अप्रोप्रिएट टेक्निकल टूल्स और टेक्नोलॉजी से इक्विप हो मैनेजमेंट, उसे प्रॉपर मैथोलॉजी पता हो और अप्रोप्रिएट टेक्निकल एनालिटिकल टूल्स और टेक्निक्स पता हो। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो रेफर्ड एज द मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स जनरली रेफर टू द इंटीग्रेशन ऑफ। बिजनेस इकोनॉमिक को मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इसमें जो इकोनॉमिक थ्योरी होती है उसे उसे इंटीग्रेट कर देते हैं विद बिजनेस प्रैक्टिसेस, जो रियल लाइफ बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज़ करती है इकोनॉमिक्स नॉलेज, लॉजिक, थ्योरीज और एनालिटिक्स टूल्स को फॉर यूज्ड फॉर रैशनल बिजनेस डिसीजंस मेकिंग। अब अप्लाइड जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स जो होती है
वो गैप फिल करती है बिजनेस थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिस के बीच में, इकोनॉमिक्स थ्योरीज और बिजनेस प्रैक्टिस के बीच में अप्लाइड इकोनॉमिक्स गैप फिल कर देती है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होती है वो उसका क्लोज कनेक्शन होता है इकोनॉमिक्स थ्योरीज के साथ, ऑपरेशनल रिसर्च के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, मैथमेटिक्स के साथ और थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग के साथ। बिजनेस मेकिंग जो है सिर्फ प्रॉफिटेबल बिजनेस को चलाने के लिए ही नहीं आती, एनजीओ को चलाने के लिए भी बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ दे रखी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी डिफाइन एज द इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक business decision involving the best use of an organization's scarce resources। ऑर्गेनाइजेशन में जो स्केयर रिसोर्सेज होते हैं उसका बेस्ट यूज़ करके जो करने के लिए डिसीजन जो एनालिसिस करते हैं हम इकोनॉमिक्स और डिसीजन लेते हैं उसे बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो हार्ट होता है वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स वैसे तो मेनली कंसर्न है माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर देखते हैं। जी, अब नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पर 2 मेजर पार्ट लिख रखा है, लेकिन अब भाई आगे हम पढ़ेंगे कि माइक्रो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसमें बता रखे है जो माइक्रो होता है वो इंडिविजुअल स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है, इकोनॉमी एज अ होल से नहीं होता। जैसे कि प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब कि ऐसा इंडिविजुअल इंटरप्राइज से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग, कस्टमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ पीपल, बिहेवियर ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये सारा वो फैक्टर्स है जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर फर्म की सक्सेस या फेलियर डिटरमाइन करेगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स उसी को स्टडी करती है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करती है इकोनॉमिक फिनोमिना एज और इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करती है रादर देन इंडिविजुअल पार्ट। ठीक है, इसमें क्या कहता है टोटल ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, export, imports and foreign investment, and also these aggregate shift over time। ठीक है, a few areas that come under the macroeconomics are, ये सारे कुछ एरियाज है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल और द इंटरेस्ट रेट, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सारे जितने भी है ये सारे हमने क्लास 12 में पढ़े थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बस इसमें डिफरेंस अगर आपको कोई भी एमसीक्यू आ गया कि फैक्टर प्राइसिंग किससे रिलेटेड है तो आपको एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए कि ये माइक्रो का है या मैक्रो का है, और बहुत आसानी से डिफरेंस पता चल सकता है। जो एज ए इकोनॉमी एज अ होल है हमने ये देख लेना कि अगर मैक्रो का नहीं है, अगर मैक्रो का नहीं लग रहा तो माइक्रो का ही है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के तो ये सारे क्योंकि क्लास 12 में पढ़े ही है हमें अभी हमने रिसेंटली, तो ये सारे तो याद होएगी कि नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके बाद ओवरऑल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ रेट, ऐसे ये तो पता चली जाएगी कि मैक्रो है क्या है। ठीक है, तो आगे लिख रखे वाइल बिजनेस इकोनॉमी इज बेसिकली कंसर्न विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही कंसर्न होती है क्योंकि वो एक इंडिविजुअल या फर्म को की सक्सेस डिटरमाइन करती है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हैज़ ऑल्सो गॉट एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बिल्कुल नहीं होता, मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि एक्सटर्नल जो बैकग्राउंड कंडीशंस होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस, वो सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालाइज कर ही पता चलती है हमें।
और जो फर्म्स इंडिविजुअल फर्म के जो परफॉर्मेंस है उसके बहुत सारे डिसीजन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस कर ही पता लगाते हैं लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है, पर वो बैकग्राउंड में है, वो उसके मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस कर ही बिजनेस के डिसीजंस लिए जाते हैं। अब नेचर पढ़ते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो वो अनेबल करती है टू यूज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉजिक एंड एनालिटिकल टूल्स। जो एनालिटिकल टूल्स होते हैं और इकोनॉमिक्स थ्योरीज होती है और इकोनॉमिक लॉजिक जो होती है वो यूज़ करते हैं टू ब्रिज द गैप बिटवीन द थ्योरीज एंड द प्रैक्टिस। जो थ्योरी और प्रैक्टिस है, रियल लाइफ प्रैक्टिस, उनके बीच में जो गैप है उसको फिल करने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज़ होती है। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है? बिजनेस इकोनॉमी एज अ साइंस भी है, एज अ आर्ट भी है। ठीक है, साइंस इसलिए क्योंकि वो यूज़ करती है, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है सबसे पहली बात तो। ठीक है, और वो कुछ मैथोलॉजीज, साइंटिफिक मैथोलॉजीज और इम्पीरियल टेस्ट भी यूज़ करती है, और उसमें डिसीजन मेकिंग जो होते हैं वो यूज़ करती है मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का, इकोनॉमिक्स थ्योरीज का। तो इस तरह ये एज अ साइंस भी है। ठीक है, एक मिनट, आर्ट आर्ट देख लेते हैं। आर्ट कैसी है कि इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़्यादा होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है कि थ्योरीज के बेस पे ही हो जाते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होता है, थ्योरीज का भी यूज़ होता है। तो एज एन आर्ट भी है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो बेस्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ इनकॉर्पोरेट भी करना पड़ता है बिजनेस इकोनॉमिक्स को देखते हुए। ठीक है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करना पड़ता है। वैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो ये बता रखे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो ऐसा तो है नहीं वैक्यूम में ऑपरेट करती है, करती तो एक बिजनेस एनवायरनमेंट में ही है ना। वो सारे एनवायरनमेंट जो के से रिलेटेड डिसीजन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस से ही आती है। ठीक है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ मार्केट और एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस की थ्योरी यूज होती है। उसके बाद प्रैग्मेटिक इन अप्रोच होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। प्रैग्मेटिक इन अप्रोच होती है, मतलब प्रैग्मेटिक होती है कि प्योर थ्योरी बेस नहीं है बिजनेस इकोनॉमिक्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होती है उसे टैकल करने के लिए यूज होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये यही चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफर करती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है प्योरली एब्स्ट्रैक्ट है, वो थ्योरेटिकल और एनालिसिस इकोनॉमिक्स का, और जिसमें अनरियलिस्टिक एजम्पशंस ली जाती है। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो प्रैग्मेटिक इन अप्रोच होती है, मतलब वो प्रैक्टिकल उसको प्रॉब्लम्स को टैकल करने में हेल्प करती है। इनडिसिप्लिनरी नेचर होता है, मतलब है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो इनडिसिप्लिनरी इन नेचर है, एज इट ऑन इनकॉर्पोरेट द टूल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन सच एज मैथमेटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, मैनेजमेंट थ्योरीज, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, बल्कि अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग जो डोमेन है उनकी इंटरडिसिप्लिनरी है, इन सब का यूज़ करके ही डिसीजन लिए जाते हैं ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के। और एक होता है, अब 11th क्लास में पढ़ा था हमने कि एक पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दो नेचर होती है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इन नेचर है। पॉजिटिव क्या है कि जिसमें फैक्ट्स और फिगर से रिलेटेड होता है, जो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए ये चीज़ नहीं होता, क्या होता है वो चीज़ बताते हैं। वट इज़ है, वट शुड बी या वट टू बी नहीं होता।
का आंसर नहीं देती। तो नॉर्मेटिव इन नेचर है मतलब कि उसमें जजमेंट, उसने रैशनल जजमेंट यूज़ होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, सिर्फ सिंपल पॉजिटिव ही नहीं होती। ठीक है ना, ये बता रखा है इसमें 8 पॉइंट में। नॉर्मेटिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होती है। ठीक है, उसके बाद 1.3 पे है कि स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज जो होते हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक्सटर्नल और इन्वायरमेंट इशू जो होते हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं यूजिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इंटरनल और ऑपरेशनल यूनिट्स कैसे सॉल्व होते हैं, जैसे डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, कि हमारा जो कंज्यूमर की क्या डिमांड है और फ्यूचर में क्या डिमांड होगी हमारे, हम जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स। और डिमांड फोरकास्टिंग भी ये कहती है इज अ टेक्निक यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर डिमांड ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट बिहेवियर ऑफ फैक्टर विच अफेक्ट द डिमांड। ठीक है, उसके बाद कि कॉस्ट कितनी आएगी, प्रोडक्शन में कॉस्ट कितनी आएगी, कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी चाहिए कि कॉस्ट कम से कम आए। इसे ये आता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस में से रिलेटेड। ये सारे इंटरनल, ये सारे एक फर्म के इंटरनल मुद्दे हैं ना एक तरह से, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में सॉल्व होती है। उसके बाद है इन्वेंट्री से रिलेटेड, कि इन्वेंट्री जो है उसकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो मिनिमाइज आए। उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, वो भी होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, प्राइसिंग पॉलिसी है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे, कंपटीशन किस लेवल का है, और बस यही। और कि रिसोर्सेज जो हमारे पास है वो हम कैसे यूटिलाइज करें फॉर, और उसका क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए अवेलेबल रिसोर्सेज का। उसके बाद थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। For maximizing its profit, the firm has to carefully evaluate its investment decision and carry out a sensible policy of capital allocation. उसके बाद 5th पॉइंट है रिसोर्सेज एलोकेशन, की जो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज होते हैं उसे एलोकेट कैसे किया जाए। थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल डिसीजंस, की इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होती है कि जो फंड रेज करना है वो डिवेंचर के थ्रू करना है, इक्विटी के थ्रू करना है, कैसे करना है। उसके बाद प्रॉफिट एनालिसिस, की कितना प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे इससे रिलेटेड। और रिस्क और अनसर्टेनिटी एनालिसिस, की रिस्क भी एनालिसिस कर स्टेप्स डिसीजन लेने पड़ते हैं, है ना, उससे रिलेटेड। उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो अप्लाई होती है एक्सटर्नल इश्यूज पे, कि टाइप्स ऑफ, कि हमारा कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, मिक्स्ड है, सेंट्रल है, या तीसरे वाला जो होता है। उसके बाद कौन सी स्टेज पे है बिजनेस साइकिल। उसके बाद कि बूम आ रहा है या डिप्रेशन में है। उसके बाद कि नेशनल इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, प्राइसेस क्या है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या ट्रेंड है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है। उसके बाद सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, जो हम फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैंडल करती है। ठीक है, बिजनेस डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विदाउट कंसिडरिंग द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर एनवायरनमेंट फैक्टर्स। और इससे रिलेटेड ये था, इसके बाद समरी आ गई और फर्स्ट यूनिट ये है जो ख़त्म होगी।
ठीक है। उसके बाद बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड द रोल ऑफ प्राइसिंग मैकेनिज्म। के बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी की। ये क्लास 11th में पढ़ लिया था, लेकिन बेसिक एम्प्लॉयमेंट जो बेसिक प्रॉब्लम है वो तीन है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और ये जो व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि ये फ्यूचर ग्रोथ से रिलेटेड है कि सारा के रिसोर्सेज प्रेजेंट कंजम्पशन के लिए यूज़ कर ले, फ्यूचर के लिए भी कुछ रखे, उसके लिए प्रोविजंस बनाए क्या नहीं बनाए। ये फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में वही आ जाता है कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करे। हाउ टू प्रोड्यूस में ये आ जाता है कि लेबर इंटेंसिव यूज़ करे या कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करे। व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है कि कैपिटल गुड्स बनाए या कंजम्पशन गुड बनाए। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में आ जाता है कि कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करे, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करे या पुअर सेक्शन के लिए। अगर पुअर के लिए करेंगे तो लो प्रॉफिट आएगा और रिच के लिए करेंगे तो हाई प्रॉफिट होगा। और कि कितना प्रोविज़न रखे फ्यूचर डिमांड से रिलेटेड, कि सारा कुछ कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग कितनी करे कि फ्यूचर प्रोग्रेस होता रहे। अब हमारी जो ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट ना रहे, ऐसा ना हो कि सारा कुछ प्रेजेंट में ही यूज़ कर लिया, कुछ प्रोविज़न नहीं रखा फ्यूचर के लिए और फ्यूचर जनरेशन पे सफ़र करे उसके लिए। उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर टू द टोटल सम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज इन द सोसाइटी। सम ऑफ टोटल अरेंजमेंट फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रही है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या उसके प्रोडक्शन के लिए जो भी अरेंजमेंट होती है सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में, कंट्री के या हाँ किसी, हाँ कंट्री के, तो उसे इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, उस इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। तो तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। जो इंडिया है वो मिक्स्ड में आता है, जो चाइना है वो कैपिटलिस्टिक में आता है। नहीं, कैपिटलिस्टिक में यूएसए यूके वगैरह आती है और सोशलिस्टिक में चाइना आती है। तो इसके बेसिकली ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि जो कैपिटलिस्टिक में होता है इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, गवर्नमेंट का, बल्कि हाँ गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। सारे जो भी डिसीजन है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और प्रोडक्शन से रिलेटेड वो प्राइवेट सेक्टर लेता है। और सोशलिस्टिक में प्राइवेट सेक्टर बहुत कम होता है या होता ही नहीं, और उसमें सारे के सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। और मिक्स्ड में दोनों मिलकर काम करते हैं। उसके बाद है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी द प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इज इन द मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी इज अ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ओन और कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स होती है फॉर प्रॉफिट। इनका प्रॉफिट मोटिव होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। सोशलिस्टिक में जो होता है सोशल वर्क होता है, और मिक्स्ड में दोनों होते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कह देते हैं और लेजर फेयर भी कह देते हैं। और इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं साथ। सबसे पहले राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो कि प्राइवेट फैक्टर्स होते प्रॉपर्टी जैसे लैंड, फैक्ट्रीज, मशीन, माइल्स, ये सारा कुछ प्राइवेट ओनरशिप के अंडर आता है। ठीक है। उसके बाद जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज होते हैं, जितनी भी फर्म्स है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेटली, उनको फ्रीडम होती है, उन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद उनको फ्रीडम होती है फॉर द इकोनॉमिक चॉइस, कि कंजम्पशन, वर्क, प्रोडक्शन, एक्सचेंज सब इससे रिलेटेड उनको फ्रीडम होती है। प्रॉफिट मोटिव होता है, कोई इकोनॉमिक ज़्यादा मोटिव नहीं होता। उसके बाद कंज्यूमर सोवरेन, मतलब कि जो कंज्यूमर रहता है उसके पास बहुत सारी चॉइस होती है, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो कंज्यूमर
राजा होता है यहाँ पर इस इकोनॉमी में। तो जो चीज़ कंज्यूमर को पसंद है वही चीज़ चलेगी। उसके बाद कंपटीशन बहुत हाई होता है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होती। अब ये बता रखे सेंट्रल जो सेंट्रल कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज होती है वो अपनी गवर्नमेंट सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करती है। अब वट टू प्रोड्यूस में वो उनका एम यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करना। तो वो ही प्रोड्यूस करेगी जिस गुड में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में हो। तो अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर होता है ये चीज़, कि जो कंज्यूमर को जो चीज़ पसंद है वही चीज़ प्रोड्यूस होएगी। ठीक है। और हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें जिस हाउ टू प्रोड्यूस हो गया, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है या कैपिटल इंटेंसिव। तो जो सस्ती पड़ेगी, जो टेक्निक प्रोड्यूस करने की सस्ती पड़ेगी, जो कि जनरली कैपिटल इंटेंसिव होती है, तो वो यूज़ होएगी। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे सके उसके उसके लिए गुड्स प्रोड्यूस होएगी। हु हैव बाइंग कैपेसिटी, जिनके पास सबसे ज़्यादा बाइंग कैपेसिटी है उन्हीं के लिए, क्योंकि वही ज़्यादा से ज़्यादा फिर इनकम मार्जिन, हाई मार्जिन देगी। उसके बाद प्रोविजंस फॉर कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट होते हैं। हायर द लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, हायर विल बी द सेविंग। इसमें जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग के डिसीजंस होते हैं, जो सेविंग जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा जो बैंक प्रोवाइड करेगा, और उतनी ज़्यादा सेविंग होगी। और जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करती है रिटर्न ऑन द कैपिटल, मतलब कि रिटर्न कितना आएगा उतनी। तो ये दोनों चीज़ें, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सेविंग एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल, ये दोनों के दोनों प्राइस ऑफ द कैपिटल है। तो जो भी सारे के सारे डिसीजन अबाउट द कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है, ये प्राइस ऑफ द कैपिटल पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पे। तो मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी दे रखा है और डीमेरिट्स भी दे रखे हैं, 13 दे रखे हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वो सेल्फ रेगुलेटिंग है, मतलब कि उसका जो प्राइस मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली होता है, उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। देयर इज़ नो नीड टू इनकर कॉस्ट ऑन द कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मुलेटिंग इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट को बनाने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ अपने आप से डिमांड एंड सप्लाई की साइकिल चलती रहती है और अपने आप सेल्फ रेगुलेटिंग होता रहता है। उसके बाद ग्रेट एफिशिएंसी रहती है। अब जैसे जी अगर सोशलिस्टिक इकोनॉमी में जैसे गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है, उसमें करप्शन वगैरह होता है, तो जो एफिशिएंसी है बहुत नीचे गिर जाती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी। ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमम, ये सारा कुछ एक ही तरह से कि एफिशिएंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। जो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फास्टर होती है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो होती है वो हाई होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इस मिनिमम एज एवरी प्रोड्यूसर ट्राई टू मैक्सिमम इस प्रॉफिट बाय एम्प्लॉइंग मेथड कॉस्ट इफेक्टिव विच आर कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मिनिमम होती है यहाँ पर, क्योंकि एवरी जो भी सारे के सारे प्रोड्यूसर है वो ट्राई करेंगे कि प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो। तो वो वाले मेथड यूज़ करेगी जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिसमें कम कॉस्ट लगती हो। इफेक्टिव इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। कंज्यूमर आर द बेनिफिटेड बाय द कंपटीशन फोर्स producers to be bring in large variety of good quality products and reasonable rate। तो यहाँ पर कंज्यूमर, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, कंज्यूमर सॉवरेंटी का है कि कंज्यूमर यहाँ राजा होता है। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट को मोनोपोली किसी की नहीं होती, कंपटीशन रहता है। तो गुड क्वालिटी एट द
गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइसेस रहते हैं। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है कंज्यूमर का। इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस रहती है, क्योंकि हर कोई कैपिटल इंटेंसिव कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ढूंढता है। और फंडामेंटल राइट्स भी प्रिजर्व होते हैं। जो कंज्यूमर है उनको सबसे ज़्यादा अमाउंट की ऑटोनॉमी और फ्रीडम मिलती है। कंज्यूमर नहीं, मतलब कि जो फर्म्स होती है, उसके प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो मैन ऑफ इनिशिएटिव होते हैं, जो इनिशिएटिव लेने वाला होता है उसे रिवार्ड मिलता है, मतलब उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। पनिश जो इनएफिशिएंट बंदा होता है उसे पनिशमेंट मिलती है। ये डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर वर्क करती है। ये एक थोड़ा है, हाँ, क्योंकि कोई भी राजा तो कर नहीं सकता, डेमोक्रेटिक ही होती होगी। रिस्क की बिजनेस एंटरप्राइजिंग और रिस्क टेकिंग को इंकरेज करती है ये चीज़, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद डीमेरिट्स ऑफ द कैपिटलिस्टिज्म कि इकोनॉमिक इनक्वालिटी हो जाती है, जैसे सोशल इनजस्टिस होता है कि जैसे फॉर होम टू प्रोड्यूस में सिर्फ रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस होएगा जो ज़्यादा पे कर सकते हैं। तो इस तरह पुअर सेक्शन के लिए कोई भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव होती है और प्रॉफिट सिर्फ रिच सेक्शन ही दे सकता है। Precede there is a precedence of proper right over the human right. प्रॉपर्टी, ये वाला पॉइंट मेरे को समझ नहीं आया। उसके बाद जो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ होती है, क्योंकि जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती है इसमें ऐसा होता है ना कि जिसके पास ज़्यादा कैपिटल है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। क्योंकि तो इसमें जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो अनफेयर होती है अमंग द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसमें ह्यूमन वेलफेयर जो होता है उसे इग्नोर किया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव ही सिर्फ एक मोटिव होता है। ड्यू टू द इनकम इक्वालिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी की रियल नीड है, जैसे हाँ, वो क्योंकि शो नहीं होती, क्योंकि सिर्फ रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ही देखा जाता है। तो जो जो रियल नीड है, जो इन जनरल लोगों की है, उसे इग्नोर किया जाता है कई बार। उसके बाद जो लेबर है उसे एक्सप्लोर किया जाता है कि ज़्यादा, या तो ज़्यादा घंटे काम कराए या कम दे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ ज़्यादा होएगी, क्योंकि सारे के सारे कैपिटल इंटेंसिव में मूव करेंगे इंस्टेड ऑफ लेबर इंटेंसिव। द मिथ, ये कह रही है द मिथ एक्सेसिव कंपटीशन एंड द प्रॉफिट मोटिव अगेंस्ट द, ये हाँ, ये जो स्टार मार्क कर रखे वाले पॉइंट, ये सारे के सारे ये कॉन्ट्राडिक्ट है वैसे, क्योंकि ये मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जो एक्सेसिव कंपटीशन है और जो प्रॉफिट मोटिव है, जैसे प्रॉफिट मोटिव तो समझ गया, एक्सेसिव कंपटीशन है वो तो कंज्यूमर के वेलफेयर के प्रति ही काम करेगा ना। और कंज्यूमर तो ये वाला पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट है। और ये भी है क्योंकि ये कह रहे मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। और लेस वेज गुड्स विल बी प्रोड्यूस, मतलब वेज गुड्स, हाँ, ये कि रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को टारगेट किया जाता है, तो लग्जरी गुड ज़्यादा बनते हैं, और जो वेजेस गुड होते हैं जो कि रियल नीड है सोसाइटी की, जो कि पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की है, वो कम प्रोड्यूस होते हैं। तो ये भी एक डिमेरिट है। जो कि हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड गुड्स होते हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं। एक इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि ये रिच और पुअर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है।
जो एडवर्टाइजमेंट पे और सेल्स पे बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है जो कि एक तरह से वेस्ट है। मोनोपलीज भी फॉर्म हो जाती है कई बार। तो स्मॉल जो वो होती है उन्हें एंटर करने का रास्ता नहीं मिलता। एक्सेसिव मेट्रलाइजेशन एज वेल एज excessive materialism as well as conspicuous unethical consumption lead to the environment degradation। अब आता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो है वो ये कार्ली मैक्स और ये वाला बंदे ने प्रोनाउंस किया था, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1848। द कम्युनिस्टिक मैनिफेस्टो कहा था सोशलिस्टिक इकोनॉमी को। और कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं इसको, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी भी कहते हैं। और इसका एम जो होता है, उसका एम जैसे प्रॉफिट था, इसका एम मैक्सिमम वेलफेयर होता है। ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स बता रखी है। कलेक्टिव ओनरशिप होती है इसमें। हाँ जी, तो करेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी के। तो सबसे पहले कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप है कि जितने भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज होती है एक्सेप्ट स्मॉल फार्म्स, वर्कशॉप, ट्रेडिंग फार्म्स, जो ये सारी प्राइवेट के हैंड में होती है, लेकिन जो बाकी सारे के सारे प्रोडक्शन के मीन्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है। ठीक है, और जो प्रॉफिट मोटिव है और सेल्फ इंटरेस्ट है, फिर वो ड्राइविंग फोर्स नहीं रहता इकोनॉमी को चलाने के लिए। सोशल ऑब्जेक्टिव आ जाता है फिर उसमें। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स प्लानिंग। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारे के सारे प्लान करती है। तो इस इकोनॉमी में सारा के सारे जो प्लानिंग करती है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल अथॉरिटी करती है। और सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग होती है, इसलिए इसे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। तो जितनी भी ये व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, जितने जितने भी ये सारे के सारे इसको ध्यान में रखते हुए करते हैं कि सोशल जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, कि कंज्यूमर चॉइस की एब्सेंस है ये चीज़। हाँ चलो, ये करेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें क्या होता था कि जो कंज्यूमर डिमांड करता था वही चीज़ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट चाहती है, जो गवर्नमेंट को सही लगेगा वही प्रोड्यूस होगा। इसमें रिस्ट्रिक्शन बहुत सारी होती है क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा रिस्ट्रिक्शन होती है फॉर ऑन द प्रोडक्शन। के बाद रिलेटिव इकोनॉमिक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिलेटिव होती है। वो मतलब कि रिलेटिवली इक्वल होती है, अनइक्वल नहीं होती लाइक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। क्योंकि यहाँ पर एक तो सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। और एजुकेशन और अदर हेल्थ फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जो प्राइस मैकेनिज्म है या मार्केट फोर्स है जो कि डिमांड सप्लाई है, उनका मिनिमम रोल रहता है, सेकेंडरी रोल रहता है प्राइस डिसाइड करने में। प्राइमरी रोल जो है
क्योंकि प्रॉफिट मोटिव तो होता ही नहीं, चाहे लॉस भी हो जाए। तो प्राइस मैकेनिज्म जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी ही डिसाइड करती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस होते हैं जो कि सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए डिसाइड होते हैं। उसके बाद एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, क्योंकि यहाँ स्टेट ओन्ड होती है सारी की सारी एंटरप्राइजेस, तो यहाँ मोनोपोली होती है स्टेट की, तो एब्सेंस होती है कंपटीशन का, कंपटीशन नहीं होता। In today's world, there is no country which is purely socialistic. Other example are like Vietnam, China. प्योरली सोशलिस्टिक तो यहाँ पर कोई कंट्री नहीं है, लेकिन जो वियतनाम, चाइना वगैरह है यहाँ पर थोड़े से सोशलिस्टिक दोबारा है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइज का नाम निशान नहीं है, लेकिन ज़्यादातर डिसीजन जो होते हैं सेंट्रल ओन्ड होते हैं। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स बता रखे हैं। इक्विटेबल सबसे पहला मेरिट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की, वेल्थ और इनकम का इक्वल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती है हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास। रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सारे के सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनर में प्लान किया जाता है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। वैसे ये वाला पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट ही है, क्योंकि इसमें आएगा कि इनएफिशिएंट होता है। उसके बाद कि ये कह रहे हैं कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है और मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। ये भी वैसे कॉन्ट्राडिक्टी है पॉइंट, क्योंकि ये एक तरह से डीमेरिट होना चाहिए था कि ऐसा नहीं होता, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता, क्योंकि मोनोपोली है गवर्नमेंट की। तो हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमम होती है, क्योंकि हाउ टू प्रोड्यूस में कैपिटलिस्टिक ये कैपिटल इंटेंसिव नहीं यूज़ होते, लेबर इंटेंसिव यूज़ होते, ताकि एम्प्लॉयमेंट बने रहे। उसके बाद प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, ये सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी मोटिव होता है। तो ये चीज़ है। 6 पॉइंट है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल पर्सन और राइट टू वर्क इंश्योर होता है। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है एक्सप्लॉयटेशन से, मतलब कि उनको मिनिमम वेजेस एक्ट ऐसे कुछ, मतलब कि मिनिमम वेजेस उनको मिले और ज़्यादा घंटे काम भी ना करना पड़े। These citizens feel secure. There is a comprehensive social security under socialism. सोशल सिक्योरिटी जो होती है वो कॉम्प्रीहेंसिव होती है, बल्कि अच्छी सोशल सिक्योरिटी होती है। उसके बाद डीमेरिट्स बता रखे है कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी के क्या है कि इसमें ब्यूरोक्रेसी जो होती है इनका डोमिनेंस होता है, तो इनएफिशिएंसी और डिले होता है। देखो ये पॉइंट ये कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, और होता ये है कि करप्शन होता है, रैटिपिज्म होता है, कि डोमिनेंस ब्यूरोक्रेसी का डोमिनेंस ज़्यादा होता है। उसके बाद जो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल लेवल रिस्ट्रिक्ट होती है एक तरह से, क्योंकि सारा कुछ स्टेट ऑनरशिप होती है, तो कोई भी अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकता। उसके बाद बेसिक राइट जो है वो टेक अवे कर लिए जाते हैं, जैसे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। इट विल नॉट प्रोवाइड नेशनली, जो इन ये इक्विटेबल है, जैसे कि जो अच्छा काम करता है या जो अच्छा काम नहीं करता दोनों को एक ही इंसेंटिव देना, बल्कि हार्ड वर्क के लिए कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, तो एफिशिएंटली कैसे होएगी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस आर नॉट डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ between the buyer. There is no proper basis for cost calculation.
अब यहाँ पर कहा था इन्होंने, ये देखा, ये पॉइंट भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। यहाँ पर कह रही है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, यहाँ कह रही है कि साइंटिफिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और एफिशिएंट फंक्शनिंग जो है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कॉस्ट कैलकुलेशन होती ही नहीं। तो ये दो पॉइंट कॉन्ट्रडिक्ट है ही है। ठीक है, उसके बाद स्टेट मोनोपली होती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है कई बार, क्योंकि प्राइवेट मोनोपलीज, प्राइवेट जो इंटरप्राइजेस है उसको रेगुलेट करना पड़ता है। हैव लिमिटेड, जो कंज्यूमर है उनको लिमिटेड, उनकी फ्रीडम लिमिटेड होती है, क्योंकि उनको वही खरीदना पड़ता है जो स्टेट प्रोड्यूस करती है। वही जो जो पर्सन एफिशिएंट है और प्रोडक्टिव है उसको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल है ही नहीं ये। सोशलिस्टिक फॉर्म, जो एक्सट्रीम फॉर्म है इसकी सोशलिस्टिक इकोनॉमी की, वो प्रैक्टिकल है ही नहीं एट ऑल। और उसके बाद आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो मेजोरिटी ऑफ द वो करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ ने अपना रखा है। इंडिया ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी बता रखा है। इसमें क्या है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मार्केट, मतलब प्राइवेट ओनर्स और गवर्नमेंट दोनों के पास ही है। तो इसमें प्रॉफिट मोटिव भी रहता है और सोशल वेलफेयर मोटिव भी रहता है। ठीक है, तो इसके आप सोचोगे डीमेरिट के, इसमें डीमेरिट ये करप्शन वगैरह है, इसमें भी डीमेरिट। जो प्रॉफिट एंड सेल्फ इंटरेस्ट है वो मार्केट इकोनॉमी में रहता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी ना हो जाए। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सोशल वेलफेयर हो, और प्राइवेट जो इंटरप्राइजेज है वो डिसाइड करती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। उसके फीचर ऑफ मिक्स इकोनॉमी, सबसे पहला फीचर है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं, दोनों की एग्जिस्टेंस होती है। प्राइवेट सेक्टर जो है, production and distribution in this sector is managed and controlled by the private individual and groups. Industries in this sector are based on the self interest और प्रॉफिट मोटिव के लिए प्राइवेट सेक्टर का पूरा बेस होता है। However, the private sector enterprises may be regulated by the government directly or indirectly by the number of policy instrument। अगर प्राइवेट सेक्टर कुछ एक्सट्रीम में ही कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोई एक मोनोपली या क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको अफेक्ट कर सकती है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इन दी सेक्टर आर नॉट प्राइमली प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, बट एक्चुअली आर सेटअप बाय द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। वेलफेयर होता है मोटिव इनका, वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। उसके बाद कंबाइंड सेक्टर, कंबाइंड सेक्टर क्या होते हैं? अ सेक्टर इन विच बोथ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट एंटरप्राइजेज have equal access and join hand to produce commodities and services, leading to establishment of joint sector। कि अ, कुछ जो जॉइंट एंटिटीज़ होती है ना, जैसे कि जो जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करती है, ये वो है, वो वाला कंबाइंड सेक्टर है, जॉइंट वेंचर्स जो होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी हैज़ फॉलोइंग मेरिट्स, ये मेरिट्स बता रखी है मिक्स्ड इकोनॉमी के, डी मेरिट्स शायद नहीं बता रखे यहाँ पर। इकोनॉमिक फ्रीडम होता है और एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जो कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी में नहीं होती। प्राइस मैकेनिज्म जो होता है वो कंपटीशन प्रमोट, एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग होती है, और बेटर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म होता है और कंपटीशन भी है मार्केट में, तो एफिशिएंट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा और रिसोर्सेज अच्छे से एलोकेट भी होएगी। कंज्यूमर को फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलती है, कंज्यूमर को बहुत सारे रेंजेस ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं जिसमें से वो चूज़ कर सके। एप्रोप्रिएट इंटेंसिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस,
कंज्यूमर के पास इंटेंसिव होते हैं फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इंकरेज एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग। ये वैसे उसका भी एक मेरिट था कैपिटलिस्टिक का, कि इंकरेज करती है एंटरप्राइज और रिस्क टेकिंग, और इनोवेशन भी होता है, और टेक्निकल प्रोग्रेस और इनोवेशन प्रोग्रेस दोनों ही होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली काम करना होता है प्राइवेट उसको। एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्लान प्रायोरिटी। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसमें इसमें दोनों दोनों सेक्शन ऑफ, बल्कि सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मध्य रखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं। ग्रेटर इकोनॉमी भी होती है, सोशल इक्वालिटी भी होती है। इसमें डिसएडवांटेज होता है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है यहाँ पर। तो ये इसमें एक तरह से दोनों की करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और है, और मिक्स्ड। ये गोल्डन पाथ हमेशा नहीं होता, यहाँ लिखा है between the capitalistic and socialistic, it could also suffer uncertainty, sometimes characterized by the control by the state, resulting in the reduce in the intensive and एक्सेसिव कंट्रोल का जो गोल्डन पाथ नहीं होता, क्योंकि कई बार ज़्यादा ये सोशलिस्टिज्म के तरफ चल जाता है, जिससे कि ज़्यादा स्टेट ज़्यादा कंट्रोल लगा देती है। और फिर और भी अगर डिमेरिट देखें तो हम ये कि पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, जो प्लान किया जाता है उसकी प्लानिंग अच्छे से नहीं होती, टैक्स रेट जो होते हैं हाई होती है, लैक ऑफ एफिशिएंसी होती है गवर्नमेंट सेक्टर में, करप्शन होता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होते हैं, ये सारे उसमें है, पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है। अनड्यू डिले इन द इकोनॉमिक डिसीजन एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये सारा पब्लिक सेक्टर में भी कमियाँ बता रखी है। मोर ओवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ द ग्रोथ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इनिशिएटिव, द प्राइवेट सेक्टर इज़ लाइकली टू ग्रो। अगर गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग वो नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, अगर रेगुलेट नहीं करेगी, तो प्राइवेट सेक्टर अनप्रपोर्शनली ग्रो कर सकता है। तो गवर्नमेंट का अगर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो मेन जो वो प्रॉब्लम है वो यही है कि मेंटेन करना बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर, यही सबसे मुश्किल काम है मिक्स्ड इकोनॉमिक में। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज आ जाते हैं। एमसीक्यूज में सॉल्व कर रखे हैं, लेकिन ये सारे के सारे पढ़वा देता हूँ एक बार। Economics regarding the decision making is important because resources are required to be satisfy unlimited demands. जो इकोनॉमी में डिसीजन मेकिंग क्यों चाहिए होती है, क्योंकि रिसोर्सेज के पास रिसोर्सेज में अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, और अल्टरनेटिव अनलिमिटेड डिमांड्स होती है, जिनको जिनको सेटिस्फाई करना होता है फाइनाइट रिसोर्सेज के साथ। तो ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। उसके बाद इकोनॉमिक बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड applied of tool of macroeconomic practice and theory of business incorporate tools from multi, ये भी हो सकता था वैसे इसका, ये थोड़ा है डिफिकल्ट सा। इन वी कैन यूज द टर्म्स स्केट इमेज
हाँ, तो ये वाली कि वांट्स के कंपेरेटिव्स में कम सिक्योरिटी है। What implication that the resources scarcity have been satisfied of want? No, all the wants are can be satisfied.